तो कुल मिला के आज का ये जो फैसला है इसके क्या मायने हैं और क्या कुछ बदल जाएगा, इस वक्त हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी दुबे जी जुड़ चुके हैं। अश्विनी जी, अब कहा यह जा रहा है कि आरक्षण जो ईडब्ल्यूएस का है अब उस पूरे मुद्दे पर विराम लग गया है, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं ये विराम नहीं लगा है। दरअसल अब आरक्षण पर एक बार फिर से सोचने समझने विचार मंथन करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जा रहा है, जो कुछ जजेस की टिप्पणी के बाद और मुखर होता हुआ नजर आ रहा है। तो आज ये जो फैसला है ये विवाद का अंत है, परिणति है, या फिर एक नई बहस को जन्म देता है? मुझे देखिए ऐसा लगता है कि जिस तरीके से दो जजेस ने कहा, एक तो जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनके स्टेटमेंट को कोट करते हुए उन्होंने कहा कि संविधान सभा में इन्होंने यह कहा था कि आरक्षण एक लिमिटेड टाइम के लिए होना चाहिए और वैशाखी नहीं होना चाहिए, एक सहारा होना चाहिए। दूसरा, ऑनरेबल जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने कहा कि रिविजिट करने की जरूरत है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत। दीपक जी, वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन कब आएगा? जब आजादी के इतने वर्षों के बाद, जब आरक्षण जिसको मिला, क्या वास्तव में जो अंडर प्रिविलेज जिनके लिए आरक्षण बना, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन हो चाहे वो स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन हो। कॉन्स्टिट्यूशनल रिजर्वेशन जैसा आपने कहा कि एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5% और स्टैट्यूटरी रिजर्वेशन 27%। मैं ऐसा इसलिए कहना चाहूंगा कि संविधान में रिजर्वेशन ओबीसी के लिए 1990 तक बिल्कुल नहीं था। जब संविधान बना तो सिर्फ एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने की बात हुई थी। तो इसीलिए उसके बाद जो इंदिरा साहनी के जजमेंट का जिसका आप हवाला दे रहे हैं, इंदिरा साहनी के जजमेंट से पहले बीपी सिंह गवर्नमेंट ने जब 27% अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए रिजर्वेशन किया तो सुप्रीम कोर्ट ने एलॉबोरेटली उसको सुना। 1992 में सिर्फ एक ही बात नहीं थी दीपक जी, जैसा आपने बहुत अच्छे से कहा, बहुत अच्छे से बताया, और भी ऑब्जर्वेशंस थी इंदिरा साहनी जजमेंट में। उसमें यह भी ऑब्जर्वेशन थी कि गवर्नमेंट रिव्यू करेगी जो जातियां हैं ओबीसी फैक्टर में जो आ रही हैं, कितनी जातियों का सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हुआ, और उनका अगर सोशली और इकोनॉमिकली अपलिफ्टमेंट हुआ तो उन्हें रिजर्वेशन के दायरे से बाहर रखेंगे। पॉइंट 1, जिस पर आप आज तक बताइए कोई कार्यवाही हुई हो, वो कार्यवाही होने के बजाय कास्ट विद इन द कास्ट और बना दिया गया और रिजर्वेशन की ग्रीड बढ़ा दी गई। इनफैक्ट कितना लोगों को बेनिफिट मिला इस पर चर्चा ही नहीं हुई। दूसरा पॉइंट, इंदिरा साहनी के जजमेंट में एक बात यह भी कही कि जो लोग क्रीमी लेयर के लोग होंगे उन्हें रिजर्वेशन के परव्यू से बाहर रखा जाएगा। एक भी दृष्टांत आज तक ऐसा नहीं मिलता है, प्रोफेसर का बेटा प्रोफेसर बन रहा है तो क्या वो रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ रहा है, ले रहा है या नहीं ले रहा है, इस पर कोई पैमाना तय नहीं हुआ। तीसरी बात, जो 50% कैप की बात हुई, एक टेस्ट इंदिरा साहनी जजमेंट का यह भी था कि आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4 है वो क्रॉस नहीं करना चाहिए 50%, लेकिन एक एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस में, स्ट्रिक्ट रूल में इसको ट्रांसग्रेस किया जा सकता है। जैसा अटॉर्नी जनरल ने अपने आर्ग्यूमेंट के समय पर दीपक जी कहा था कि जो एससी एसटी और ओबीसी है वो ऑलरेडी बेनिफिटेड विथ लॉट ऑफ बेनिफिट्स बाय वर्च्यू ऑफ रिजर्वेशन है। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के गरीब लोग हैं जिनकी 8 लाख से कम इनकम है, 5 एकड़ से कम जमीन है, उनको रिजर्वेशन मानना चाहिए, तभी समानता के मौलिक अधिकार की हम बात कर सकेंगे जो संविधान के अनुच्छेद 15 का बेसिक ऑब्जेक्ट है। अब सर इसमें देखिए आपने बहुत अच्छे से समझाया पॉइंट वाइज क्या क्या है। अब इसमें मैं सोशल मीडिया पर बहस देख रहा हूं, उसी हवाले से ही मेरे सवाल रहेंगे, ये मेरी कोई अपनी राय नहीं है। पहला सवाल तो ये पूछा जा रहा है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात हो रही है, सवाल ये है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त अभी आया है? इसके पक्ष में जो आर्ग्यूमेंट दिए जा रहे हैं वो ये दिए जा रहे हैं कि आजादी के 75 साल बाद भी समाज में वो भेदभाव है, वो विभेद है, अभी शायद उतना अपलिफ्टमेंट हो नहीं पाया। तो क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन का वक्त आ गया है जिसको रिविजिट करने की बात जस्टिस ने कही है? देखिए, हमारा संविधान बड़ा प्रोग्रेसिव संविधान है। हमारा संविधान समय के हिसाब से प्रोग्रेसिव चल रहा है। बेसिक स्ट्रक्चर केशवानंद भारती के मुताबिक चीज नहीं होती। आजादी के 75 वर्षों के बाद बहुत सी ऐसी जातियां हैं, दीपक जी आप अग्री करेंगे, मैं उन जातियों का ओबीसी कैटेगरी में नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो सब जातियां ऑलरेडी उस कैटेगरी को पार कर चुकी है सोशली अपलिफ्ट। चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए आप, चाहे आप इस तरफ हरित प्रदेश जो आपका है उस तरफ की बात कर लीजिए, दिल्ली के आसपास जो जगह जो और भी कम्युनिटीज हैं आसपास ओबीसी का रिजर्वेशन ले रही हैं, उनको अपलिफ्ट करके रियल मार्जिनलाइज लोगों को विद इन द ओबीसी रिजर्वेशन देने की बात थी। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। दूसरा,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब कहा संविधान बनाते समय आरक्षण की अस्थायी व्यवस्था नहीं की, उन्होंने कहा 10 साल में समीक्षा हो कि क्या जिनको आरक्षण दिया उनकी स्थिति में सुधार हुआ। ये कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रांसफॉर्मेशन है। आरक्षण जाति धर्म पर नहीं, आर्थिक आधार पर हो। महात्मा गांधी ने जो 12 दिसंबर 1936 के संस्करण में लिखा था हरिजन में, उस पर चर्चा हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आरक्षण से समाज का संतुलन बिगड़ेगा, 26 मई 1949 को असेंबली भाषण देते हुए जोर देने पर कहा, जो भाषण देते हुए कहा, वो ट्रांसफॉर्मेशन आज की तारीख में देखने की जरूरत है। और एक बात और छोटी सी कहना चाहूंगा, जब दिसंबर 1949 में 292 और 94 के तहत मतदान कराया गया दीपक जी, तो उस वक्त 7 में से 5 वोट आरक्षण के खिलाफ पड़े थे। मौलाना आजाद, मौलाना हिफ्जुर रहमान, बेगम एजाज रसूल, तजम्मुल हुसैन, हुसैन भाई लालजी ने आरक्षण के विरोध में मतदान किया था। यानी उस समय भी ये चर्चा थी। और इसीलिए आज अगर हम देखें तो चाहे रिजर्वेशन किस तरीके से, एक व्यक्ति को 5 बार रिजर्वेशन मिलता है। बच्चा पैदा होगा तो रिजर्वेशन, एडमिशन लेने जाएगा स्कूल में तो रिजर्वेशन, 12वीं पास करेगा तो रिजर्वेशन, अपने प्रोफेशनल कोर्सेज में जाएगा तो रिजर्वेशन, नौकरी में आएगा तो रिजर्वेशन। बट यहाँ पर, हाँ अश्विनी जी, यहाँ पर एक जो आर्ग्यूमेंट में पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पर, यहाँ पर आर्ग्यूमेंट ये दिया जा रहा है कि क्यों किसी आरक्षण को गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम से जोड़ दिया जाता है, जबकि ये तो आरक्षण प्रतिनिधित्व के लिए था और आज भी वो प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है पिछड़े तबकों को, लिहाजा अभी आरक्षण पर बहस नहीं होनी चाहिए। दीपक जी, संविधान ने कभी जाति के आधार पर आरक्षण देने की वकालत ही नहीं की। बड़े सेलेक्टिवली पॉलिसी मेकर्स ने क्लास वर्ड को कास्ट वर्ड में कन्वर्ट कर संविधान, दीपक जी बड़ा समझिएगा, संविधान का मूल रूप हमेशा कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जातियों के आधार पर, लेकिन यह भी कहता है कि क्लास या क्लासेस, तो क्लासेस में सारे लोग आ जाते हैं, ना कि कास्ट आती है। लेकिन 1992 के केस में जब ये बात आई तो क्लासेस को कास्ट के साथ करते हुए उसको इंक्लूड, इसीलिए जो मूल भावना की बात हम करें वो नहीं चेंज हुआ। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको इस विषय पर, एक जो और अभी आपने कहा कि ये जो है कहीं ऐसा ना हो कि क्या वास्तव में जिनको बेनिफिट मिला या जो अभी जरूरत है या दूसरी रिबेट तो नहीं शुरू हो जाएगी। ये सब कहीं ना कहीं अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो उन लोगों को एक सबसे पहले रोल है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को चाहिए कि गवर्नमेंट करवाए रिव्यू करवा के जो रियल डाटा है वो डाटा लेकर आए। क्यों इस 10% रिजर्वेशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की गवर्नमेंट मध्य प्रदेश में इलेक्शन हार चुकी थी, सिर्फ इसलिए हार चुकी थी इसी रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत। इसलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लगा कि देखिए अब डिस्क्रिमिनेशन बड़ा प्रोग्रेसिव, 103वां अमेंडमेंट है, प्रोग्रेसिव है, लेकिन आप पॉलिटिकल अपीजमेंट के लिए जब रिजर्वेशन, मतलब दलित महादलित आपने रिजर्वेशन देने के लिए बना दिया, ओबीसी के तहत आपने कैटेगरीज कर दी। अब तो इस पे अश्विनी जी एक और आ रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक आर्गुमेंट ये दिया जा रहा है कि जब आप ईडब्ल्यूएस को 10% एक्स्ट्रा देने के लिए 50% की लिमिट तोड़ी जा सकती है, हालांकि टेक्निकल जवाब दिया सरकार ने उसका, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि फिर ओबीसी को आप 52% के लेवल तक क्यों नहीं ला रहे हैं? नहीं, इसलिए नहीं ला रहे हैं क्योंकि जब तक आप सर्वे करके कुछ जातियों को या कुछ परिवारों को या क्रीमी लेयर को आगे लेकर आएंगे तब आपको पता चलेगा कि जो 27% है वो भी बहुत ज्यादा है। तो पहले आप सर्वे करवाइए और सर्वे करवा के आप जो है पॉपुलेशन जिस हिसाब से बढ़ रही है उस हिसाब से रिजर्वेशन नहीं बढ़ा सकते। यानी सोशल अपलिफ्टमेंट की बात नहीं कर रहे, रिजर्वेशन की ग्रीड बढ़ती जा रही है जी, तो उसको बैलेंस करने की जरूरत है। वो कैसे होगा? वो होगा दीपक जी जब, ठीक है अश्विनी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच, और इस मुद्दे पर अपना विश्लेषण दिया, बहुत बहुत शुक्रिया।